जय हिंद बच्चों, कॉमर्स की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवसायिक अध्ययन में अध्याय 3। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यवसायिक अध्ययन में व्यवसाय की ही बातें। जहां हम रहते हैं, जहां आप रहते हैं, हम रहते हैं, उस पूरे सराउंडिंग एरिया को हम वातावरण कहते हैं, अर्थात हमारे रहन सहन का वातावरण। ठीक ऐसे ही व्यवसाय जहां पर एग्जिस्ट करता है या व्यवसाय जहां पर संचालित होता है, उसके आसपास की जितनी भी सराउंडिंग एरिया है वो सब व्यवसायिक वातावरण कहलाती है। उसका कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय पे असर डालती है। अब असर किस प्रकार से? व्यवसायिक वातावरण बहुत चीजों से प्रभावित होता है, कुछ आंतरिक रूप से और कुछ बाहरी रूप से। आप कह सकते हैं कि ऐसे फोर्सेस हैं जो कि आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं और बाहरी रूप से भी। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी या फिर आपके कस्टमर्स या उनका डिमांड या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी। ये सारी चीजें हम पर, हमारे व्यवसाय पे प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डालते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं और हमारा व्यवसाय किन किन बातों से जूझता है। जैसे एक डायरेक्ट प्रभाव कह सकते हैं या डायरेक्ट इम्पैक्ट कह सकते हैं या स्पेसिफिक फोर्स जिसे कह सकते हैं हम। ये कैसा होता है? जैसे आपके कस्टमर है, उनकी डिमांड है, या फिर वो चाहते हैं कि आप किस प्रकार का व्यवसाय खोलें ताकि उनके लिए जो फायदेमंद हो। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके आसपास ऐसा व्यवसाय ओपन कर लेते हैं, ऐसा व्यवसाय खोल लेते हैं जो कि आपका भी है, तो ऐसे में आपका दायित्व बढ़ जाता है और आपको अपने व्यवसाय में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। अर्थात ये वातावरण भी आपके व्यवसाय को प्रभावित करता है। कई ऐसे प्रभाव हैं जो हमारे व्यापार पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फोर्स डालते हैं या प्रभाव डालते हैं। आइए हम देखते हैं। फोर्सेस, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स। फोर्सेस किस प्रकार के? डायरेक्ट और जनरल। डायरेक्ट फोर्सेस जो कि हम पे डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, जिनके लिए हम थोड़ी सी प्रिपेयर भी होते हैं, या कह लीजिए ऐसे फोर्सेस जो कि हम पर हमारे लिए ही हमारे व्यापार में होते हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स। हम इन प्रभावों को तो संभाल सकते हैं, पर जनरल फोर्सेस को हमें संभालना नामुमकिन हो जाता है। जनरल फोर्सेस हमारे हाथ में नहीं है और वो डायरेक्ट हम पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन यह पूरे व्यापारियों, पूरे व्यवसायिक वातावरण पर असर डालता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी। क्या हमने अंदाजा लगाया था कि डीमोनेटाइजेशन का कोई नियम हमारे पास आ जाएगा और हमारे पूरे व्यवसाय को इस प्रकार प्रभावित करेगा? उदाहरण के तौर पे जीएसटी को भी ले लीजिए। जीएसटी ने हमारे व्यापार पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डाला है, लेकिन ये ऐसा प्रभाव है जो कि सभी पे एक साथ आया है, कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अनसर्टन, संदिग्ध। हमारे व्यवसाय को लेकर हमें संदिग्धता बनी रहती है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। हम किस प्रकार से हर एक चीज पर पैनी नजर रखते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। ये समझना बिल्कुल आसान नहीं है। हम एक अनुमान लगा के रख सकते हैं कि हमारा व्यवसाय आगे कैसे चलेगा। जैसे जीएसटी के विषय में क्या किसी ने सोचा था कि आगे जीएसटी हमें प्रभावित किस प्रकार से करेगी? कुछ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ और कुछ के लिए ये प्रतिकूल साबित हुआ। डायनेमिक, गतिशीलता। हमें कई बार अपने आसपास बोलते हुए देखा होगा कि कितना वातावरण बदल गया है, परिवर्तन हो गया है। इस पूरे वातावरण में, पूरे एनवायरनमेंट में कैसे चेंज होता जा रहा है। जैसे हम पहले फेस टू फेस पढ़ा करते थे और अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और पहले जब हम पढ़ा करते थे तो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, आज ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर आपकी पढ़ाई हो रही है। अर्थात जितना भी डेवलपमेंट आता जा रहा है, उस परिवेश से हमारा वातावरण, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे हमारे रहन सहन का वातावरण हो, वो परिवर्तित होता जा रहा है। और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है व्यवसायिक वातावरण को समझना, अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कॉम्प्लेक्स यानी जटिलता। इसको समझ पाना कि कल क्या होने वाला है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है वो बहुत ही जटिल है। कभी हमने सोचा था कि देश में डीमोनेटाइजेशन जैसी स्थिति भी आएगी, या फिर जीएसटी लागू हो जाएगा पूरे व्यापार पर, या फिर कि हम इंटरनेट पे इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। इसमें एक और मुख्य बात है, इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि आंतरिक जुड़ाव या आंतरिक संबंधता। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जैसे आप व्यवसाय देख सकते हैं, एक छोटा सा हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। उदाहरण के तौर पे एक हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं उसके आसपास उससे संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। जैसे फूड कॉर्नर्स होते हैं,
गेस्ट हाउसेस होते हैं, रेस्ट हाउसेस होते हैं, मेडिकल शॉप्स होती हैं इत्यादि। या उदाहरण ले लेते हैं कि आजकल सभी लोग फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसे में लोग अच्छा खान पान, जूस, फल इत्यादि पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि पैक्ड फूड पर या फास्ट फूड पर। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये सारा परिवर्तन परिवेश हमें ध्यान में रखकर अपने व्यवसायिक वातावरण को निर्मित करना चाहिए। ये सभी व्यवसायिक वातावरण हमें समझना क्यों आवश्यक है, इसको हम थोड़ा आगे ले लेते हैं। इस व्यवसायिक वातावरण को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, या कह सकते हैं कि चारों तरफ के डायमेंशंस जो होते हैं वो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि व्यवसाय के डायमेंशंस और क्या क्या हैं जो कि प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव हमारे व्यवसाय पे डालते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है हमारे व्यवसाय के लिए। बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, अर्थात जिसको कहते हैं आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, आप समझोगे, एक प्रोसेस तैयार करोगे कि किस प्रकार से व्यापार आइडेंटिफाई होकर क्या आगे बढ़ेगा, यानी पॉलिसीज क्या होंगी, किस प्रकार से बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सारे डायमेंशंस जो हैं ये हम पे किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या राजनीतिक वातावरण, हर गवर्नमेंट में सबके अपने नियम होते हैं, सबका अपना तरीका होता है। जैसे इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और उसके नियम कुछ अलग थे, आज बीजेपी की सरकार है और उसके नियम अलग हैं। तो जिस गवर्नमेंट में जो नियम पारित होता है व्यवसाय उसी प्रकार से रन करता है। आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स चल रहे हैं जो है स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, कुछ नियम बदलते हैं, किसी प्रकार से किसी जजमेंट आता है उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, तो वो सारी चीजें हमारे व्यापार को प्रभावित करती हैं और सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण एक जटिल व्यवस्था है। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान बहुत जरूरी है। आर्थिक दशाएं क्या चल रही हैं, आर्थिक नीतियां क्या चल रही हैं, या आर्थिक प्रणालियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। आर्थिक दशाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की पूरी प्रकृति हमें इसमें देखना होगा कि आज आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, आर्थिक संसाधन किस प्रकार से काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय और इसके वितरण पर हमें फोकस करना होगा, आर्थिक विकास का स्तर हमें देखना होगा और औद्योगिक की प्रकृति हमें देखनी होगी। यदि हम इन सारी बातों पर ध्यान दें, एक पूंजी बाजार पर हम ध्यान दें, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को पहले ही भांप लेंगे और उस प्रकार व्यवसाय के लिए हम वातावरण तैयार कर पाएंगे। इकोनॉमिक वातावरण में जैसे जीडीपी या महंगाई या जीएसटी, इन सभी चीजों का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना आवश्यक है। एक पेट्रोल के दाम ज्यादा बढ़ने से हमारे पूरे व्यवसाय पे असर आ जाता है, हर चीज महंगी होती चली जाती है और उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी होती चली जाती है, या फिर हमारे व्यवसाय के लिए भी समस्या उत्पन्न होती चली जाती है, क्योंकि कच्चा माल महंगा हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और हम उसे महंगे दामों पर सेल करते हैं, जिससे उपभोक्ता कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अगली चर्चा करते हैं सामाजिक वातावरण की या सोशल एनवायरनमेंट की। किस प्रकार से बदलाव आ रहा है सोशल एनवायरनमेंट में, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार सामाजिक बदलाव आ रहा है उसी प्रकार से हमें बिजनेस चलाना होगा। हमारी सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतरना एक व्यापारी को, एक व्यापार को बहुत जरूरी है। सामाजिक वातावरण, आज परिवेश कैसे बदल रहा है, लोग हेल्थ और फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन, ये सभी चीजें हमारे व्यवसाय वातावरण को बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी वातावरण या फिर टेक्नोलॉजिकल। आज किस प्रकार के तकनीकी वातावरण परिवर्तन हो रहा है। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं, रेलवे बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं, भोजन हम घर बुलवा सकते हैं, हमारी सारी सुविधाएं। पहले कस्टमर को व्यापार या व्यवसाय या मार्केट तक पहुंचना पड़ता था, पर अब व्यापार व्यवसायी घर तक कस्टमर के पहुंच गए हैं। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसके साथ compete करना या इसके साथ कोप अप करना, इसके साथ चलना, इसको समझना बहुत ही अनिवार्य हो गया है और ये हर तरीके से हमारे व्यवसाय पर अपना प्रभाव डालती हैं। लीगल एनवायरनमेंट या वैधानिक वातावरण, ये बहुत जरूरी है कि जो नियम हमारे चल रहे हैं उसके अनुसार हमारा व्यवसाय कार्य करे। लॉ क्या कह रहा है या इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। कोई क्या जजमेंट होता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज होती है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, कोई सरकार द्वारा कोई नियम बदला जाता है इत्यादि, ये सभी इसी लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगी। अर्थात
हमें ये सारे डायमेंशन जो है व्यापार में, व्यवसाय में, हमें इस पूरे वातावरण को समझना अनिवार्य है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 यानी नई आर्थिक नीति 1991 की तरफ, जिसे एलपीजी के नाम से जाना गया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के पहले जो पॉलिसीज थी व्यापार के लिए, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे बिजनेस के ऊपर, लेकिन 1991 के बाद वो रिस्ट्रिक्शन कुछ हद तक सभी बिजनेस से हटा लिए गए। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, इसके अंतर्गत एंड ऑफ लाइसेंस कोटा और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया या हटा दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ्रीडम दे दी गई, आप अपने प्राइजेस खुद नियंत्रित या खुद फिक्स कर सकते थे। फ्रीडम ऑफ गुड्स मूवमेंट भी दिया गया। उदारीकरण से मतलब व्यवसाय में जो प्रतिबंध लगे हैं या अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। उदारीकरण द्वारा देश में ऐसे आर्थिक वातावरण स्थापित किए गए, ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ मैं ये व्यापार शुरू कर सकता हूँ। उससे कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस बनाने की बाध्यता थी, उन्हें खत्म किया गया, उन्हें समाप्त किया गया। उदारीकरण की नीति में एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। आपने सुना होगा कि इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग का निजी हाथों में चला जाना या निजीकरण कर देना या निजी क्षेत्रों में चला जाना। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि जो सरकारी कोष है उसका बोझ कम करने के लिए जो बाकी सेक्टर्स थे उन सभी को निजीकरण करके निजी हाथों में दे दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का व्यापक अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना है या उनकी भूमिका में वृद्धि करना है। सरकार पर राजकीय बोझ को कम करने के लिए इस तरीके से तंत्र या नियम बनाया गया। सरकारी तंत्र के आकार को कम करना और निजी क्षेत्रों को उसका अधिकार देना, यही निजीकरण की नीति है। सरकार के पास इससे पहले कम से कम 17 ऐसे सेक्टर थे जिन पर सरकार का आधिपत्य था या सरकार का स्वामित्व था, लेकिन अब कुल मिला के 3 से 4 ही ऐसे सेक्टर बच गए हैं या 3 से 4 ऐसे सेक्टर ही रह गए हैं जिन पर की सरकारी स्वामित्व है। बाकी सभी को उन्होंने प्राइवेट क्षेत्र को दे दिया है या फिर उसका निजीकरण कर दिया गया है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। आज आप विश्व की सभी चीजें या सभी वस्तुओं को घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैसे संभव हुआ ये? वैश्वीकरण की नीति से। वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप दे दिया। आप घर बैठे ऑनलाइन किसी भी जगह से आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी जगह संपर्क कर सकते हैं, और यही वैश्वीकरण की नीति विश्व में अर्थव्यवस्था के एक नए आयाम खोल पाई। वैश्वीकरण से व्यापार में एक नयापन आया। वैश्वीकरण की इस नीति से विश्व की अर्थव्यवस्था में खुलापन आया और इससे आत्मनिर्भरता बढ़ गई। व्यापार के वैश्वीकरण से हमारे लिए या व्यापारियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल गया, जिसके कारण हम अपना सामान या अपना व्यापार उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आराम से खुले तौर पर ला सके। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया गया। वैश्वीकरण की नीति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी के लिए खुल गया। वैश्वीकरण की नीति सभी व्यापारियों के लिए एक नई आर्थिक नीति लेकर आया। इस नई आर्थिक नीति से आयात शुल्क में पर्याप्त कमी कर दी गई, निर्यात शुल्क में कमी कर दी गई। वास्तविक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हमें प्राप्त हुआ जिसमें 100% हमारी भागीदारी हुई। आयात निर्यात प्रबंधों में जो कमी की गई उसके चलते वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी। तो हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। कैसे इफेक्ट्स? इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज का मतलब है जो लिबरलाइजेशन है या जो प्राइवेटाइजेशन है या जो हमारा वैश्वीकरण है, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, उसने कैसे हमारे व्यापार पे इम्पैक्ट डाला 1991 के बाद। पहला, बढ़ती स्पर्धा, इंक्रीजिंग कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए तो वो पहले से ही एमएनसीज कंपनी तकनीकी साउंड थी। बाहर की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लॉन्च किए, उससे हमारा कंपटीशन बढ़ गया। ग्राहकों तक वो सारी चीजें पहुंचने लगी जो कि उन्होंने पहले कभी ली नहीं थी। ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए जो कि हमारे कंपटीशन में सामने आके खड़े हो गए। आपस में कंपटीशन बढ़ गया और ज्यादा चीजों का डिमांड होने लगा, टेक्नोलॉजी की डिमांड होने लगी और उस अनुसार व्यापारी को व्यापार में वृद्धि करनी पड़ी। ग्राहकों की अधिक मांग, मोर डिमांडिंग कस्टमर।
ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आने से ये समझ में आने लगा कि वो क्या और अधिक मांग कर सकें। वो तकनीकी साउंड हो गए, उनको ये समझ में आने लगा कि उन्हें व्यापार से क्या चाहिए। यानी कि पहले जहाँ पर मार्केट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हुआ करता था, अब वहीं पर कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट जो है वो बन गया। हमें कस्टमर की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़े, टेक्निकली साउंड होना पड़ा और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ानी पड़ी। रेपिटेडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी यानी तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश, हम खुद अपने समय में कितना देख चुके हैं कि कितना बदलाव आ चुका है। ठीक ऐसे ही 1991 के समय पर तकनीकी साउंड इतना नहीं थे, लेकिन बाहरी कंपनी आने के कारण हमें अपनी तकनीक को बदलना पड़ा, उसमें बदलाव लाने पड़े, उसे बढ़ाना पड़ा और तकनीक के आधार पर हमें अपना व्यापार या व्यवसाय समझना पड़ा। हम कह सकते हैं कि पूरे व्यापार की स्कैनिंग हमारे टेक्निक पर आधारित होने लगी। अब व्यापार जो है वो ग्राहकों तक पहुंचने लगा। नेसेसिटी फॉर चेंज यानी परिवर्तन की आवश्यकता। इससे पहले 1991 के टाइम पर जिस तरह की पॉलिसीज चल रही थी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि जो एमएनसीज कंपनियां मार्केट में लॉन्च हुई, आपको यदि उसके साथ कॉम्पीट करना है तो आपको ये समझना होगा कि वो क्या लेकर आई हैं। उस अनुसार आपको अपने व्यापार को बढ़ावा देना होगा। हम जानते हैं मार्केट कितना डायनेमिक है, यदि हम समय के साथ परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि मार्केट की क्या डिमांड है और क्या ज़रूरत है, उस प्रकार हम अपने व्यापार में बदलाव ला सकते हैं। अगला हमारा लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है बाजार उन्मुखीकरण या मार्केट ओरिएंटेड। हम कह सकते थे कि पहले जो बाजार उन्मुखीकरण था या मार्केट ओरिएंटेड था वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, पर अब हम ऐसा नहीं कह सकते। अब हमारा मार्केट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारा डिपेंडेंसी थी वो सेलर के ऊपर थी, सेलर किंग था, पर अब हमारा कस्टमर जो है वो तय करता है मार्केट में क्या उपलब्ध होगा और क्या नहीं। तो ये थे हमारे एलपीजी के इफेक्ट्स। अब हम समझेंगे या हमारा पूरा सार यही है कि व्यवसायिक वातावरण का महत्व क्या है, क्यों हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं तो आप अपनी आने वाली अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को लोगों से पहले आप समझ पाते हैं और उसे ले पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ने सबसे पहला मैसेज एप्लीकेशन बनाया और उसने मार्केट को समझा कि उसे एक मैसेज एप्लीकेशन देना है और समय समय पर उस पर अपडेट करता रहा। ऐसे में व्हाट्सएप से रिलेटेड कई और कंपनियां आई, लेकिन वो उससे कंपटीशन नहीं कर पाई क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी को भाप लिया और उसे मार्केट में सभी को दिया। व्यवसायिक स्कैनिंग से या व्यवसायिक वातावरण को समझने से आपको हेल्प हो पाएगी। आप समझ पाएंगे कि प्रारंभिक चेतावनियां क्या हैं। आप प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचान कर पाएंगे, अवसरों की पहचान कर पाएंगे, आप लोगों की मदद कर पाएंगे। आप अपने व्यवसायिक वातावरण को समझकर उस व्यवसाय में आप सफल हो पाएंगे। व्यापारिक वातावरण को समझने से ये मददगार होगा आपको ये पता लगाने में कि इस वक्त अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव कर कर आप अपने व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप वो समझ सकते हैं कि क्या व्यापार में आपको प्रॉफिट देगा या क्या नुकसान दे सकता है। अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेते हैं तो बदलते समय के साथ हम अपने व्यापार में बदलाव कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सही योजना और नीति का निर्माण कर सकते हैं और ये योजना और नीति हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगी। हम अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में जो भी परिवर्तन लागू होने वाला है उसका अंदाजा हम पहले ही लगा पाएंगे यदि हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा व्यवसायिक वातावरण, उसका अर्थ, उसकी अवधारणाएं और ये क्यों जरूरी है व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।